चैप्टर 6 बैंकिंग। इसमें क्या कहा अभी? पहला है भाई मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पैसा बना रही है। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं भाई? ये आरबीआई नहीं होता, मतलब जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं जहां पर जाकर हम पैसा निकालते हैं, पैसा जमा कराते हैं, वो सारे बैंक को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। और जो ये कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लायर ऑफ मनी होता है। हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो भी पैसा क्रिएट करते हैं किसके जरिए? डिमांड डिपॉजिट के जरिए। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट क्या होती है तो समझेंगे बाद में। ठीक है, अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो मान लो एक इंसान है भाई, एक बड़ा अच्छा इंसान है, वो बैंक के पास गया। वो किसके पास गया? वो बैंक के पास गया। उसने क्या किया? उसने डिपॉजिट किया। तुम लोग जाओगे बैंक के पास, पैसे डिपॉजिट करोगे। मान लो उसने 1000 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट किया। बैंक ने क्या किया? बैंक ने उस 1000 में से कुछ हिस्सा अपने पास रखा, मान लो 100 रुपया अपने पास रखा, और बाकी का 900 रुपये को क्या कर दिया? किसी और इंसान को लोन पे दे दिया। कैसा बैंक करता है? यूजुअली बैंक यही करता है। ठीक है, अब जो बंदा बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराएगा उसे बैंक क्या करेगा? बैंक उसे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, मान लो बैंक ने उसे 5% इंटरेस्ट दिया। अब जिस इंसान को बैंक लोन देगा उस इंसान से बैंक क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। बिल्कुल ठीक है, मान लो 10%, मतलब इससे तो ज्यादा देता होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। और हम लोग ये सोचते होते हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट का पैसा है यही बैंक का अर्निंग है। क्या ऐसा होता है? ये भी होता है और भी बहुत कुछ होता है। जैसे क्या हो गया अभी? बैंक ने ये जो 900 रुपया दिया है वो बंदा बैंक को वापस भी तो करेगा। लोन दिया भाई, उधार दिया, तो बैंक को मान लो उसने वापस कर दिया 900 रुपया। अब बैंक के पास 900 वापस आया, उसमें से बैंक ने क्या किया? अब 1000 का 100 पहले हमने रखा था, मतलब 10% तक हम लोग पैसा रख रहे हैं। 900 का 10% कितना हो गया? 90 रुपए। अब हमने 90 रुपए फिर से अपने पास रखा, बैंक ने अपने पास रखा, और बाकी का पैसा कितना? बाकी का पैसा कितना भी? 810 रुपए वो फिर से क्या कर दिया? लोन पे दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब 810 रुपए भी इंसान जिसको लोन दिया वो वापस करेगा। अब 810 रुपए वापस आया, उसमें से हमने क्या किया? हमने 10% फिर से पैसा रखा, मतलब 81 रुपीज रखे, और बाकी का क्या कर दिया? लोन पे दे दिया। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सारे पैसे हैं ये भी तो बैंक की अर्निंग ही होगी है? ठीक है, बिल्कुल कह सकता हूं। लॉजिकल सोचो, बैंक के पास 1000 रुपया आया, अब 1000 तो उसने वापस देना है, लेकिन उसे पता है कि जो बंदा है, जिस बंदे ने 1000 रुपये जमा कराया, वो तो बैंक से सिर्फ कभी 50 रुपए निकालता है, कभी 60, कभी 80, कभी 100, वो 1000 इकट्ठा नहीं निकालता। तो बैंक ने बाकी का पैसा लोगों को लोन पर दे दिया। अब जब बंदे, बाकी वाले लोग उस पैसे को वापस करते हैं तो वो बैंक की अर्निंग हो जाती है। ठीक है, अब जो पैसा इंसान ने डिपॉजिट करवाया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और जो पैसा बैंक लोन पे चढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अगर इसे नहीं कहना चाहो तो मैं इसे भी कह सकता हूं। ये दोनों पैसे भी हमारे क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी, क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, और प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को जब मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाता है? डिमांड डिपॉजिट। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। अब इस लाइन को समझो, क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कि डिमांड डिपॉजिट के जरिए बैंक क्या करता है? पैसा बनाता है। अब सीआरआर और क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में बात करेंगे। सीआरआर क्या होता है? ये होती है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे हमने क्या बात की थी भाई, एक पर्सन है जिसने क्या किया? जिसने बैंक में क्या किया? बैंक में क्या करवाई थी? डिपॉजिट करवाया था, पैसा जमा करवाया था, 1000 रुपये जमा कराया था। उसमें से बैंक ने 100 रुपया अपने पास रखा था, और बाकी का 900 रुपया क्या कर दिया था? लोन पे किसी और पर्सन को दे दिया था। अब जो ये 100 रुपया है इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व। लेकिन ये 100 रुपया डिपॉजिट का कितने परसेंट है? ये है 10%। तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक अपने पास रखता है। और ये क्या बैंक की खुद की मर्जी है? 10%, 12% नहीं, ये फिक्स होता है। किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? फिक्स बाय आरबीआई। आरबीआई इसे फिक्स करता है। आरबीआई कहता है कि 10% तुम्हें कैश रिजर्व रखना ही पड़ेगा डिपॉजिट का। बात क्लियर है? ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कि भाई जितना पैसा हमारे पास डिपॉजिट आया है उससे बैंक कितना गुना पैसा क्रिएट कर रहा है, वो होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। जैसे हमने पहले बात की थी कि भाई बैंक के पास 1000 रुपया आया, बैंक ने क्या किया? 100 रुपया रखा, 900 रुपया जमा करवा दिया, 900 रुपये का लोन दे दिया। जिसे 900 का लोन दिया वो 900 वापस भी तो लेके आएगा। 900 वापस लेकर आया, उसमें से अब क्या भी, इसको क्लियर कर देते हैं। क्या करें? क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 100 रुपया आ गया। ठीक है, अब 900 जिसको 900 दिया उसने वापस दे दिया 900 रुपया। उसके बाद 900 का 10%, हमने बात की ना कि 10% हो गया।
900 का 10% हो गया, 90 रुपए रखा बैंक ने अपने पास और 810 रुपए क्या कर दिया लोन पर दे दिए। अब 810 रुपए फिर नीचे आ गए। अब ये कहा गया है कि भाई ये जो डिपॉजिट की अमाउंट है, ये सारे डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, ये कितने हद तक बढ़ेगी, कितने हद तक हो सकती है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी भाई 1000 रुपए है तो 10,000 की लिमिट होगी। इन सबको जब प्लस करेंगे ना तो 10,000 का हमारा डिपॉजिट बन जाएगा। अगर 10,000 का डिपॉजिट है तो उसका 10% कितना हो गया भाई 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपए का मैं रिजर्व अपने पास रखूंगा। एट द लास्ट में उसके ऊपर कितना लोन दे सकता हूँ, मैं उसके ऊपर 9,000 रुपए का लोन दे सकता हूँ। लेकिन लॉजिकल समझा जाए कि मेरे पास पैसा आया था 1,000 रुपए, लेकिन मैंने पैसा क्रिएट कर 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 उसका कितना बना लिया 10,000 रुपए। तो 1,000 का कितना गुना बढ़ चुका है वो मेरा होता है क्रेडिट मल्टीप्लाई। लॉजिकल देखा जाए ये तो बना 10 गुना, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, ठीक है। अब क्रेडिट मल्टीप्लाई क्या होता है भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब समझो भाई हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो कितनी थी 10%, तो K इज इक्वल टू 1/10%, जिसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा आंसर 10/100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। अगर आपकी कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो आप जो पैसा है उसका 10 टाइम्स से ज्यादा बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को ये वैल्यू निकालनी है कि भाई कितना बढ़ चुका है, कि अगर 1,000 रुपए का डिपॉजिट है तो उससे कितना पैसा बन सकता है, तो वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हम लगा देते हैं जिसका है K इज इक्वल टू कैश डिपॉजिट, ठीक है। जितना कैश डिपॉजिट आया उसको डिवाइड कर देते हैं हम CRR से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे हमारे पास कितना आया अभी 1,000 रुपया आया, 1,000 रुपया आया डिवाइड बाय CRR है 10%, ठीक है 10% है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1000 डिवाइड बाय इसको ऊपर ले आ जाते हैं 100/10 कट गया, तो ये आ गया हमारा 10,000। मतलब जब डिपॉजिट आया 1,000 रुपए का तो हमने 10,000 जितना डिपॉजिट क्रिएट कर लिया, बात खत्म हो जाती है। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है CRR और क्रेडिट मल्टीप्लाई। हमारा सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शन की बात करेंगे, वो क्या करता है भाई, पहला क्या कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, हमारे देश के जितने भी नोट है वो सारे कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। मतलब 1 रुपए के नोट और हमारे देश के कॉइन्स को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा 20 रुपए 50 रुपए जो भी नोट इशू करता है वो करता है सेंट्रल बैंक। उसके बाद क्या आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, जैसे हमारा बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक। हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, वहां पर जाके पैसा जमा कराते हैं, लोन लेते हैं, वो सारी सिचुएशन होती है। वैसे ही गवर्नमेंट का जो बैंक होता है ना, गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। गवर्नमेंट अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करवाता है, लोन वगैरह लेना होता है तो आरबीआई से ले सकता है, ऐसी कोई डिसीजन, ठीक है। उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी नोट, क्या बोला, बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का भी बैंक, जितने भी सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जो भी बैंक होते हैं उन सब का जो हेड होता है वो कौन होता है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइज करता है, मतलब पता है कमर्शियल बैंक को भाई ये काम ऐसे कर, ये काम वैसे कर, ठीक है। बैंकों का भी बैंक होता है, मतलब इसके रूल्स उन सबको मानने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर्स मतलब लोन देने वाला, ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब कि भाई आखिरी उम्मीद। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे सारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, मान लो उनको कोई सिचुएशन आ गई जिसमें उनका दिवालिया निकल गया, मतलब उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, कोई और बैंक उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, तो आरबीआई उनकी आखिरी उम्मीद होती है। वो आरबीआई के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई हमें ऐसा करो कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, हमें अपने ट्रैक पे आना जो भी है, तो आरबीआई उन्हें हेल्प करेगा उस सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, अगली चीज आती है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे देश की करेंसी को छोड़ के बाहर जितनी भी करेंसी है, जैसे डॉलर्स, यूरो वगैरह, वो सारी करेंसी का स्टॉक जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। जैसे मान लो आप लोग अमेरिका जाना, अमेरिका जाने के लिए जो भी डॉलर यूरो आपको चाहिए उसे एक्सचेंज करवाने के लिए ऐसा नहीं है आप किसी बैंक के पास चल के भी हमें ये चाहिए तो मिल जाए, ऐसा नहीं है। आरबीआई की परमिशन लगेगी, उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो डॉलर्स में कन्वर्ट होकर एक्सचेंज होकर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चीज होती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई के क्लियरिंग हाउस फंक्शन की बात करेंगे और एक है क्रेडिट कंट्रोल। क्लियरिंग हाउस की बात करते हैं, ठीक है। एक इंसान है ए, ठीक है, ए का खाता कहां पर है, बैंक अकाउंट कहां पर है, एसबीआई में, ठीक है। दूसरा बंदा बी, बी का बैंक अकाउंट कहां पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने चेक दिया, ठीक है, चेक दिया कितने का, 2 लाख रुपए का बी को। बी क्या करेगा भाई, देखो जो ये चेक है ये एसबीआई का है, ए ने चेक दिया बी को, बी क्या करेगा, उस चेक को अपने बैंक में जमा करा दे। अब जो बीओबी है बैंक है, ठीक है, वो क्या करेगा, एसबीआई के बिहाफ पर बी के खाते में क्या करेगा 2 लाख रुपए ऐड कर देगा, 2 लाख रुपए डाल देगा, ठीक है।
अब 2 लाख रुपए डालने के बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका एसबीआई से कितना पैसा लेने वाला बन गया, 2 लाख रुपए लेने वाला बन गया। ठीक है, 2 लाख रुपए लेने हैं किससे, बैंक ऑफ बड़ौदा को किससे लेने हैं, एसबीआई से लेने हैं। ठीक है, सिचुएशन, ठीक है, तो बात खत्म। पहली सिचुएशन होगी क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 लाख रुपए लेने हैं किससे, एसबीआई से। ठीक है, अब दूसरी समझते हैं। दूसरी क्या, एक इंसान है सी का खाता कहां पर है, सी का खाता है एसबीआई में। ठीक है, अब जो ये बी है, इस बी ने सी को क्या किया, इस बी ने सी को कुछ चेक दे दिए। ठीक है, कोई भी चेक दे दिया, मान लो कि 6 लाख रुपए का चेक दे दिया। ठीक है, मान लेते 6 लाख का चेक दे दिया। अब चेक कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कहां पर डालने वाले हैं, एसबीआई में। ठीक है, अब जो एसबीआई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के बिहाफ पर सी के खाते में कितने पैसे डाल देगा, 6 लाख रुपए डाल देगा। ठीक है, इस केस में एसबीआई का कितना पैसा लेने वाला हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा से, 6 लाख रुपए। तो सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन सिंपल है कि भाई एसबीआई को 6 लाख रुपए लेने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। ठीक है, बात खत्म होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम इसका नेट कर सकते हैं कि एसबीआई को 6 लाख रुपए देने थे, 2 लाख रुपए लेने थे, तो नेट करके देखा जाए तो भी एसबीआई को अब फाइनली कंक्लूजन जो होता है ना, फाइनली कितना भी एसबीआई को फाइनली 4 लाख रुपए चाहिए किससे, बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब जो ये 4 लाख रुपए है तो ये क्या करेगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, 4 लाख रुपए का कैश निकालेगा और एसबीआई को दे देगा। कैसा होगा, नहीं भाई, इसके लिए तो हम कहते हैं एक मेन हमारा फंक्शन काम करता है, वो क्या है, आरबीआई आता है बीच में। क्योंकि आरबीआई के पास सारे बैंकों के खाते होते हैं, क्योंकि वो बैंकर्स ऑफ द बैंक होता है। ठीक है, तो फिर सिंपल है, आरबीआई क्या करता है कि एसबीआई का खाता बोलता है और बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता बोलता है। वो कहता है भाई किसका पैसा किससे लेने वाला है, तो एसबीआई बोलता है कि मेरा ना 4 लाख रुपए लेने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो वो क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में से 4 लाख रुपए माइनस कर देता है और एसबीआई के खाते में 4 लाख रुपए डाल देता है। उनकी जो ट्रांजैक्शन एक दूसरे के रिगार्डिंग होती है वो क्लियर हो जाती है, तभी हम इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो आरबीआई का एक फंक्शन है उसकी बात करेंगे। इसका क्या मतलब, क्या फायदा वगैरह क्या है, सिंपल है कि जो भी मनी सप्लाई होगी ना उसे कंट्रोल किया जाएगा। लोगों के पास मार्केट में कितना पैसा है उसे हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है, अब अगर मान लो कि जो मनी सप्लाई है या सप्लाई ऑफ मनी जो भी है, अगर ये बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भाई, महंगाई हो जाती है। अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो महंगाई हो जाएगी, अगर लोगों के पास बहुत कम पैसा है तो उससे क्या हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी। क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। तो ना ही ज्यादा पैसा होना अच्छा है ना ही कम पैसा होना अच्छा है, तो जो मनी सप्लाई है ना वो एक मॉडरेट लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, ये सबको यही रखता है कि होनी चाहिए। आरबीआई ये देख रहा है, आरबीआई क्या देख रहा है कि भी कभी मार्केट में ज्यादा पैसा हो रहा है, कभी मार्केट में कम पैसा हो रहा है, तो आरबीआई अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करेगा, जब भी मार्केट में ज्यादा पैसा होता है तो उसे कम कर मॉडरेट लेवल पर लेके आया जाएगा, और जब भी मार्केट में कम पैसा होगा उसे मॉडरेट लेवल तक उठा कर लेके जाया जाएगा। बस सिंपल यही है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट की मेन बात। ठीक है, अब जो ये आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें कुछ नंबर वगैरह की बात की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। बस सिंपल है, तो ये 2 तरह के होते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, मतलब बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों में काम क्या किया जाएगा, किस चीज को समझा जाएगा कि कभी मार्केट में ज्यादा पैसा होगा, कभी कम पैसा होगा, तो हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, मनी सप्लाई को सिर्फ मॉडरेट लेवल पर लेके आएंगे। बस इन सब के बारे में समझेंगे, लेकिन उनका काम क्या करना है, मॉडरेट लेवल पर मनी सप्लाई को लेके आना। तो बैंक रेट क्या होता है, जैसे मान लो कि आप लोगों को लोन लेना है, तो लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको लोन देगा लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो जाते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई जिस रेट पर उन्हें लोन देता है उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। सिंपल क्या भी, अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए वो जाते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई उन्हें लोन देता है, लेकिन जिस इंटरेस्ट पर लोन देता है उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, सिंपल है। अब एक और चीज समझो, बैंक रेट है, ये जो बैंक रेट है
आरबीआई ज्यादा चार्ज करेगी तो क्या कमर्शियल बैंक लोन लेंगे? अब खुद समझो, आप लोग बैंक के पास गए, बैंक नॉर्मली 5% चार्ज करता है आपसे इंटरेस्ट, वो एकदम से कहे कि मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा, तो क्या आप लोग लोन लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। तो अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेते, और अगर कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे तो वो आगे क्या लोगों को लोन दे पाएंगे? नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं आ पाएगा, तो उससे मनी सप्लाई कम ही रहेगी, मनी सप्लाई कम ही रहेगी। और अगर जो बैंक रेट है आरबीआई कम कर देता है, तो उससे क्या सेंट्रल बैंक, उससे क्या कमर्शियल बैंक लोन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अगर बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक भी कम रेट पर लोगों को लोन ज्यादा देंगे, जिससे हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और ये लोग बढ़ाते कम क्यों करते हैं? ताकि सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम टैकल कर पाए। बात सिंपल और क्लियर है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि भाई आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है, बस सिंपल। क्या करता है भाई आरबीआई? क्या करता है आरबीआई? क्या करता है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है ना, एनएसई वगैरह, उसे क्या करता है ओपन मार्केट वे से या तो परचेज कर लेता है, या तो बेच देता है, या तो सेल कर देता है। क्यों करता है परचेज? क्यों करता है? आप समझो, अगर मान लो कि कोई चीज को परचेज करते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं, अगर किसी चीज को सेल करते हैं तो उसके बदले में पैसा लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। अगर आरबीआई क्या करेगा, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, आरबीआई चाहता है कि उसे थोड़ा कम किया जाए, तो आरबीआई क्या करेगा? परचेज करेगा या सेल करेगा? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या कर देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मनी सप्लाई ज्यादा, अगर मनी सप्लाई पहले से कम है, उससे ज्यादा करना चाहता है, तो वो सिंपल है, वो क्या करेगा? परचेज कर लेगा। वो क्या कर लेगा? वो परचेज कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिसकी वजह से वो अपना पैसा मार्केट में डाल देगा और मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। और इन दोनों सिचुएशन को क्यों किया जाता है? ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बीट कर पाए। तो रेपो रेट मत बनेंगे। रेपो रेट क्या होता है भाई? रेपो रेट और बैंक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं और उससे लोन लेते हैं, और जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस ये होता है कि भाई ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए लोन हो जाता है। और दूसरी चीज, जैसे मान लो कि हम लोग कोई लोन लेने चाहते हैं तो हम घर के कागजात लेकर बैंक के पास चले जाते हैं और बैंक हमें लोन दे देता है, बात खत्म। वैसे ही इस केस में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक अपनी जो भी उसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो आरबीआई को दे देगा, उसके बदले में आरबीआई लोन दे देगा कमर्शियल बैंक को, ठीक है, पहली चीज होगी। और दूसरी चीज क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा कि जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक ने लोन के वक्त आरबीआई को दी उसे वापस लेंगे, वापस मतलब रीपरचेज की जाएगी, वो रीपरचेज की जाएगी, एक डेट बताई जाएगी और बताया जाएगा कि कितना पैसा देकर रीपरचेज की जाएगी। तो इस सारे केस को हम कहेंगे रेपो रेट का केस। तो फर्क क्या पड़ेगा? मान लो कि रेपो रेट अगर ज्यादा है, आरबीआई ने रेपो रेट ज्यादा रखा, तो क्या कमर्शियल बैंक लोन लेंगे? नहीं लोन लेंगे। तो कमर्शियल बैंक अगर लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट तो हमने समझ लिया ना कि जो कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से अपनी सिक्योरिटी वगैरह रख रुक कर, उसे हम कहेंगे रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या बोलता है भाई? रिवर्स रेपो रेट का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई देखो, जितना भी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई के पास जमा कराती है, और आरबीआई उस पैसे के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देता है, और जिस रेट में इंटरेस्ट देता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं है ना, कुछ और भी होना चाहिए। बिल्कुल है। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ये होता है कि जो भी आरबीआई की, अभी सिचुएशन क्या होती है समझो, कि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट देता है, ठीक है, अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, और माना ये चाहता है कि भाई कमर्शियल बैंक ने खरीद ली आरबीआई की सिक्योरिटीज। ये होती है इंपॉर्टेंट चीज। जैसे
कमर्शियल बैंक ने आरबीआई की सिक्योरिटी खरीदी और अपना पैसा यहाँ पर रख दिया, जिसके बदले में आरबीआई क्या देता है, इंटरेस्ट देता है किसे, कमर्शियल बैंक को। जिस रेट में इंटरेस्ट देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। बात खत्म। अब जो ये सिक्योरिटीज है इसकी गेम है, मतलब इसमें क्या होगा कि भाई एक एग्रीमेंट माना जाता है, एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है कि एक स्पेसिफाइड डेट, मतलब एक डेट बनाई जाएगी, उस डेट के ऊपर आरबीआई जो है वो अपनी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से दोबारा खरीदेगा। पैसे भी पहले बता दी जाते हैं कि इतने पैसे देकर खरीदेगा, बस। इसलिए इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा जमा कराएगी किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा आरबीआई के पास ही जमा करा रहे हैं तो भी लोगों को क्या देखिए, लोगों को पैसा कम दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना एक्स्ट्रा पैसा लोगों को एज ए लोन दे देंगे। तो अगर लोगों को लोन ज्यादा दिया जा रहा है तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, किस चीज के लिए, ताकि वो इन्फ्लेशन को टैकल कर पाए। बात खत्म। तो अब बात करेंगे सीआरआर, जो है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है भाई, सिंपल है, कोई भी बैंक है, बैंक के पास बहुत पैसा होता है और बैंक भी लालची है, वो क्या करेगा, तो बैंक भी लालची होता है, वो क्या करेगा, वो अपना जितना भी पैसा है वो ये चाहेगा कि जितना पैसा उसके पास है वो सब पैसे वो प्रॉफिट कमाए। वो अपना चाहे तो वो अपना सारा का सारा पैसा लोन के ऊपर लगा दे, लेकिन कुछ लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट कराया होता है बैंक के अंदर, तो वो कभी कभी विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो बैंक के पास एक लिमिट होनी चाहिए कि इस लिमिट जितना पैसा तो बैंक के पास ऑलवेज होना ही चाहिए। जो लिमिट बैंक के पास होती है उसे हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब मान लेते हैं कि एक बैंक है, उस बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है। ऐसा नहीं है कि बैंक 100 का 100 ही करोड़ लोन के ऊपर लगा देगा। बैंक को कुछ पैसा, फिक्स्ड अमाउंट रखनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सीआरआर। जैसे मान लो वो फिक्स्ड कौन करता है, वो फिक्स करता है आरबीआई, कि भाई कितनी अमाउंट रखनी पड़ेगी। मान लो 100 करोड़, उसने कह दिया कि 20 करोड़ कम से कम रखना ही पड़ेगा। अब बैंक के पास चाहे 100 करोड़ है चाहे 80 करोड़, लेकिन बैंक को फिक्स 20 करोड़ तो अपने पास रखना ही पड़ेगा, ताकि जो लोग उससे पैसा लेने आ रहे हैं, जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट कराया हुआ है, विड्रॉ कराने आए हैं, वो करा सके टाइम टू टाइम। और ये जो है ना सीआरआर का रेट है, वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, कौन, आरबीआई। अगर मान लो कि यार सीआरआर को बढ़ा दिया गया है, जो ये रेट है इसको बढ़ा दिया गया है, बैंक क्या करेगा, बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचा, मतलब पहले बैंक के पास था 100 करोड़, उसमें से 20 करोड़ उसने रख लिए अपने पास, 80 करोड़ दे दिए लोन पर, ठीक है। अब सीआरआर बढ़ गया, मान लो कि भाई आरबीआई ने कहा कि अब तुम्हें 30 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा अपने पास, तो बैंक कितना पैसा लोन दे सकता है, 70 करोड़ रुपया लोन दिया, 10 करोड़ का लॉस हो गया। मतलब अब मार्केट में कितना पैसा जाएगा, 70 करोड़ जाएगा। तो अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, लेकिन अगर सीआरआर कम हो जाएगा, अगर भाई आरबीआई ने कह दिया कि तुम ऐसा करो 10 करोड़ रुपए रखो अपने पास, बाकी लोन पर चढ़ा दो, बैंक 90 करोड़ रुपया लोन पर चढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में। एक्सेलर समझते हैं इसको, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बैंक है, बैंक के पास पैसा है 100 करोड़ रुपया, ठीक है। आरबीआई यहां पर आता है, आरबीआई क्या करता है, देखो अगर आरबीआई कुछ नहीं बोलेगा तो बैंक सारा का सारा पैसा लोन पर चढ़ा देगा। आरबीआई कहता है ना ऐसा नहीं करना, तुझे कुछ ना कुछ पैसा तो अपने पास रखना पड़ेगा। आरबीआई से बोलेगा तो ऐसा कर, कुछ अमाउंट, कुछ मतलब ऐसा कर, इसमें से तुम ना 10% सीआरआर रख ले अपने पास, फिक्स रख ले पैसा। उसने कहा ठीक है। आरबीआई और बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है सीआरआर के साथ मुझे एसएलआर भी रखना पड़ेगा। एसएलआर भी तू रख, ऐसा कर तो ऐसा कर, 15% एसएलआर भी रख अपने पास। बस सेम चीज होती है कि जैसे सीआरआर रखा जाता है वैसे एसएलआर रखा जाता है। लेकिन एसएलआर होता क्या है, एसएलआर होते हैं हमारे जो लिक्विड एसेट्स जो बैंक अपने पास रखता है। अब जैसे मान लो कि 100 करोड़ का 15% कितना हो गया भाई, 15 लाख रुपया हो गया, 15 करोड़ रुपया हो गया। तो 15 करोड़ में से वो कुछ हिस्सा गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकता है, कुछ हिस्सा सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकता है, और कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में भी रख सकता है। ये बैंक की खुद की मर्जी है, बस ये होता है लिक्विड एसेट्स, ठीक है। अब जो ये रेट है, ये रेट कौन फिक्स करता है, ये रेट फिक्स करता है हमारा आरबीआई। सेम होता है, सिमिलर ही होता है सीआरआर की तरह, मतलब सारा इफेक्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसमें भी सारा कुछ सेम ही है भाई, लोन को ज्यादा कम किया जाएगा, लेकिन थोड़ा नई चीज आ जाती है, न्यू चीज। ये क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लो तुम्हारी प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए की,
तो 1 लाख की प्रॉपर्टी बैंक के पास लेके जाओगे तो क्या बैंक तुम्हें 1 लाख का लोन देगा? नहीं, बैंक तुम्हें उससे कम का लोन देगा, 70,000 का दे सकता है, 80,000 का दे सकता है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या हो सकता है? मार्जिन होगा। मार्जिन जो बैंक ने रखा अपने पास। जैसे तुम्हारी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसके बदले में बैंक ने तुम्हें 80,000 रुपए दिए, ठीक है, लोन दिया तुम्हें, ठीक है, तो बैंक ने खुद के पास कितना रखा? 20,000 का मार्जिन रखा भाई। मार्जिन बैंक ने इतना रखा। अब जो गेम है वो इस मार्जिन के साथ खेली जाती है। इस मार्जिन को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। कौन बढ़ाता है, कौन कम करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। क्यों करता है? ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को डील किया जाए, टैकल किया। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है भाई? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आरबीआई कहता है कि तुम्हें ना कुछ कोटास रखने पड़ेंगे। क्या होगा? कोटा रखना पड़ेगा। मतलब कुछ पैसा तुम्हें एग्रीकल्चर को ही देना है, या कुछ सर्विस सेक्टर को ही देना है, या तुम्हें कुछ पैसा रखना है जो एजुकेशन लोन पर देना है। उसके अलावा जो बचा है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जिसको भी लोन देना है, ठीक है। जैसे मान लो आरबीआई ने कहते हैं कि तुम्हारे पास 100 करोड़ है ना भाई, 100 करोड़ में से तुम ऐसा करना है, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में और एजुकेशन में 70 करोड़ दे देना। बाकी जो तुम्हारे पास बचा है 30 करोड़, वो तुम्हारी मर्जी, तुम लोगों को बांट देना, मतलब लोन दे देना अदर। अब ये जो कोटा है ये फिक्स हो चुके हैं भाई, 70 करोड़ तो यहीं पर ही जाएगा। अगर इस कोटा को हम कम कर दें तो जितना कम करेंगे उतना ही बैंक ज्यादा लोन दूसरे लोगों को दे पाएगा और पैसा कमा पाएगा और मनी सप्लाई से डील कर पाएगा। अगर ये कोटा बढ़ा दिया जाएगा तो भाई बैंक के पास तो पैसा ही नहीं बचा, जितना पैसा बचेगा उससे लोन दे देगा, उतना लोन दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो ये कोटा वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है, अच्छा है, मजेदार है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या? वो तो मोरल सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सिर्फ एडवाइस करता है। एडवाइस करता है, किसे एडवाइस करता है? कमर्शियल बैंक को, ठीक है। कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है कि यहाँ पर लोन दे, यहाँ पर लोन ना दे, इन कोटा में दे, यहाँ पर दे वगैरह। और अगर कमर्शियल बैंक उसकी बात नहीं मानते तो आरबीआई क्या करेगा? उसे प्रेशर भी कर सकता है। उन्हें कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा एपेक्स बैंक हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे तो भाई मैं तुम्हारी कोई भी कभी भी सहायता नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, वैसे प्रेशराइज करता है। तो ये सारी सिचुएशन हो जाती है। और ये सब चीजें क्यों करता है? ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करे? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करे? टैकल कर सके।